बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। लेक्चर नंबर 22 जो है वो मिड टर्म का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस लेक्चर में जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। और इसके बाद जो लेक्चर नंबर 23 है वो भी रिलेट करता है लेक्चर नंबर 22 से, उसका लिंक है। तो बाज़ दफ़ा लेक्चर नंबर 22 और 23 में से जो है वो आपको फाइनल टर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा जो है वो अपने टीचर्स को सपोर्ट किया कीजिए। मैं पहले एक लेक्चर जो है वो उसको पहले ख़ुद तैयार करता हूँ, फिर आपके लिए यहाँ पे आके वीडियो बनाता हूँ। उसको तैयार करने में मुझे जो है वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन भी बाज़ दफ़ा लग जाती हैं। मैंने पास पेपर से भी सर्च करना होता है कि इस लेक्चर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी जो है वो वल्गर कंटेंट को या मीम्स के चैनल्स को जो है वो सपोर्ट करे, वो हम टीचर कम्युनिटी को भी सपोर्ट करना जो है वो सोसाइटी का फ़र्ज़ है। तो काइंडली आप जो है वो हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियोस को लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। चलें लेक्चर नंबर 22 जो है वो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं आपके पास। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली एमसीक्यूज जो है ये बनता है। अ सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन सर्व एज मैथमेटिकल मॉडल फॉर मैनी डिफरेंट फिनोमिना इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बहुत से रोल जो है वो अदा करती है। तो नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड ऑर्डर है तो इसलिए ये क्या है, सेकंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये अपीयर इन द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बाज़ दफ़ा जो है वो ये भी जो है वो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो है वो ए डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर बी डी वाई ओवर डी एक्स या सी वाई या एफ ऑफ एक्स मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइब्रेशनल सिस्टम। तो ये भी जो है ये इम्पोर्टेंट जो है ये बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ ये जो है वो फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं ये वाली और ये वाली जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देन डेफिनेशन आ सकती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो ये आपने तैयार करनी है। व्हेन द न्यूटन सेकंड लॉ इज कंबाइंड विद द हुक्स लॉ we can derive a differential equation governing the motion of a mass attached to spring the simple harmonic motion। तो हुक्स लॉ क्या है, तो ये आपने याद करना है F इज इक्वल टू KS। तो ये आपके पास हुक्स लॉ है। इसमें जो है वो क्या कहता है कि मास अटैच होता है टू अ फ्लेक्सिबल स्प्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्पॉट, देन द स्प्रिंग स्ट्रेच बाय एन अमाउंट S। उसको हम क्या कहते हैं, जब जो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होता है उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, हम S कहते हैं। द स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स F ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलोंगेशन और स्ट्रेच। तो ये आपके पास ये MCQs आ सकता है, ज़रा गौर कीजिएगा ये वाली लाइन। द स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स F ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलोंगेशन या स्ट्रेच, इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा। और हुक्स लॉ भी यहाँ पे आपको MCQs में पूछा जा सकता है। तो इसमें K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये भी पूछा जा सकता है। और K को हम जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक अब आया है आपके सामने। डिफरेंट मासेस स्ट्रेच अ स्प्रिंग बाय डिफरेंट अमाउंट S is different for different M. The spring is characterized by the spring constant K। तो अब यहाँ पे क्या है कि K आपने फाइंड करना है। तो K आपने फाइंड करना है यहाँ पे। इसमें आपको W दिया गया है, यानी F, W को आप F भी कहते हैं, यानी F इज इक्वल टू 10 है। और S जो स्ट्रेच है वो कितना है, 1/2 फीट है। तो F इज इक्वल टू KS। F की कीमत आपने 10 रखी, तो K और S की कीमत आपके पास है 1/2। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो K की कीमत कितनी आ गई, 20 lbs/ft।
फीट। तो जब W इज़ इक्वल टू 8 होगा तो फिर क्या होगा, देन जब आप W इज़ इक्वल टू 8 जो है वो यहाँ पे लिखते हैं तो आपके पास S आपने फाइंड करना है। तो 8 इज़ इक्वल टू 20 S, क्योंकि K की कीमत जो है वो 20 है और W जो है वो 8 है। तो हमारे पास है F इज़ इक्वल टू KS, F को W भी कहते हैं, KS। तो W की कीमत जो है वो यहाँ पे कितनी है, आपके पास गिवन है 8 एंड K हमने जो है निकाला था अभी 20 और S हमने फाइंड करना है। तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 4s are 8, 2 5s are 20। तो आंसर आ जाएगा 2/5 फीट। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक था। तो ये आपने फार्मूला जो है याद कर रखना है, F इज़ इक्वल टू KS, और F और W ये जो है वो एक ही चीज़ हैं। F की जगह W की जगह F जो है वो रखा जा सकता है। तो ये आपके पास क्या था, हुक्स लॉ था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वही टॉपिक जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये पेपर्स में भी आया हुआ है। तो आप यहाँ पे नोट करें कि मास W इज़ इक्वल टू 20 lbs है। तो यानी मास वेइंग जो है वो कितना है, 20 lbs है। तो इसको आप F भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, आपका F है। एंड देन जो आप देख सकते हैं स्ट्रेचेस और स्प्रिंग, यानी आपके पास S कितना है, वो 1/2 फीट है। और आपने फाइंड क्या करना है, K फाइंड करना है यूजिंग हुक्स लॉ। तो हमने K फाइंड करना है। तो हम जानते हैं हुक्स लॉ क्या होता है, F इज़ इक्वल टू K/S। क्योंकि हमने K फाइंड करना है तो S जो है वो इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, K इज़ इक्वल टू F/S, यानी K इज़ इक्वल टू F/S। तो F की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20। तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे। एंड देन जो है वो S की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1/2। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो ये 1/2 ऊपर जाके उल्ट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2/1। और 20 और 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 40 lbs/फीट जो है ये आपके पास K का आंसर आ जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, व्हेन अ फोर्स F एक्ट अपॉन अ बॉडी the acceleration A is produced in the direction of force whose magnitude is proportional to the magnitude of force, यानी F is equal to ma आपके पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की। तो इसमें m जो है इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ द बॉडी। तो वेट क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth on a body of mass m is called weight of a body। तो ये आपके पास आपका MCQs आ सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट है और उसको हम डिनोट करते हैं W से। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, किसकी गैर मौजूदगी में, अगर एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन आ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ इट्स वेट, दस द फॉर्म न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर क्या होगा, वो होगा W इज़ इक्वल टू mg। अब यहाँ पे ये जो G है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की कीमत क्या होती है, तो अगर आप, हमने पढ़ा हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, लेकिन इस लेक्चर में जो है वो ये इस्तेमाल होगी मीटर में नहीं, फीट ओवर पर सेकंड स्क्वायर में, फीट पर सेकंड स्क्वायर में जो है ये इस्तेमाल होगी। अगर आपने सेंटीमीटर में देखना है तो ये कितनी होती है, ये 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर में होती है। लेकिन इस लेक्चर में जो है वो G क्या इस्तेमाल होगा, 32 फीट ओवर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है ये आपने जो है वो तैयार करना है, ये वाली वैल्यू जो है ये माइंड में रखनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज़ अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, the spring stretches by an amount S and attains an equilibrium position. At the equilibrium position, the weight is balanced by the restoring force Ks. Thus, the condition of the equilibrium is mg is equal to Ks। दोनों जो है वो बराबर होंगे, जैसे W is equal to mg होता है एंड F is equal to Ks। तो
तो ये W और F दोनों बराबर हैं, तो mg किसके बराबर होगा, ks के बराबर होगा। तो ये आपने जो है वो लिख दिया, एंड देन ks इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपके पास, इफ द मास इज डिस्प्लेड बाय एन अमाउंट x फ्रॉम इट्स एक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज्ड द रिस्टोरिंग फोर्स बिकम, देन क्या हो जाएगा आपके पास ये k इंटू एस प्लस एक्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ कि अगर ks है, अगर आप सिंपल अगर आप बात करें तो ks है, तो यहाँ पे इफ द मास इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट x फ्रॉम इट्स एक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इस s में किसका इजाफा हुआ, इस अमाउंट का x का। तो ये बन जाएगी आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स टोटल जो है वो k इंटू एस प्लस एक्स बन जाएगी। सो डैट द रिजल्टेंट ऑफ वेट एंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इधर ही देखें कि ये माइनस, ये आप mg पहले इधर लिखा हुआ है वो कोई इशू नहीं है, पहले लिख दें या बाद में, माइनस के इसी s में उसने क्या ऐड किया हुआ है, प्लस x, क्योंकि आपने अमाउंट जो है वो क्या डिस्प्ले की है, ऐड करनी है आपने इस s में x को ऐड करना है। तो देन जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप इसको लिख सकते हैं ma, ये F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, ज़रा गौर कीजिएगा, ma, तो ma एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये x जो है ये डिस्प्लेस्ड यानी डिस्प्लेसमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसलिए a की जगह F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो a की जगह आपने क्या लिखा, डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स प्लस एस प्लस एम जी। तो ये जो है ये वाली साइड है, और रिजल्टेंट की जगह आपने F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे एम ए आ जाएगा। m वैसे ही a एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र, यानी डिस्प्लेसमेंट की चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ये होती है, माइनस के को अंदर s के साथ मल्टीप्लाई करना है और x के साथ माइनस के एक्स प्लस एम जी। तो ये आपके पास एम जी और माइनस के एस ये जो है आपके पास किसके इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल। तो आपने इसकी जगह क्या रख देना है, ज़ीरो रख देना है। जब आपने इसको ज़ीरो रखा तो ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा, एम डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र इज इक्वल टू माइनस के एस। तो ये आपके पास एक इक्वेशन हासिल हुई। द नेगेटिव इंडिकेट्स, ये जो नेगेटिव साइन जो है ये क्या जाहिर कर रहा है, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और माइनस के एक्स को जब आप इधर लेके जाएंगे इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, एम डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र, तो ये इधर आके प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये माइनस के एक्स है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ, द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर पॉजिटिव, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब हमने जो है वो इस शेप को बनाने के लिए हम इधर भी m को डिवाइड कर देंगे, इधर भी m को डिवाइड कर देंगे और इधर भी m को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र प्लस k ओवर एम एक्स, और 0 डिवाइडेड बाय m आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और k ओवर m को हम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर के। तो अब ये जो इक्वेशन हासिल हुई है जिसको मैं a का नाम दे रहा हूँ, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इसको फ्री अनडैम्प्ड मोशन भी कहते हैं। ये आपको आ सकता है कि आप जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन जो है वो आप यहाँ तक जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को ड्राइव करेंगे या फ्री अनडैम्प्ड मोशन को आप ड्राइव करेंगे। लेकिन ये मेरे
नज़रिए में थोड़ा सा लेंथी सवाल है, ये नहीं आएगा। हाँ जी, ये आ सकता है कि अगर वो ये पूछ ले आपसे कि राइट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या राइट द फ्री अनडैम्ड मोशन ऑफ इक्वेशन, तो आपने जो है वो ये राइट करनी है। तो आई थिंक आपको जो है वो समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं एसोसिएटेड विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ से आपको 0 और 0 से पता चल रहा है कि ये इनिशियल कंडीशन है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को और इनिशियल वेलोसिटी को। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो ये क्या है कि अल्फा इज़ ग्रेटर देन 0, अल्फा इज़ ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। तो अगर अल्फा जो है वो पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन जो है वो चलने लिख देते हैं, एंड देन बीटा जो है वो आपके पास क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, यानी लेस देन 0 है, देन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद एन इम्पार्टेड अपवर्ड वेलोसिटी। तो ये आपके पास क्या है, एक MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs। इफ़ अल्फा इज़ लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो और बीटा जो है वो 0 हो, देन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है यूनिट अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो ये आपने जो है ये बात याद रखनी है। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में जो है वो बहुत बार आया हुआ है। तो इसको जो है ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक गलती की हुई है कि आपने जो है वो इसको जो है वो टी लेट करना है, यहाँ पे एक्स नहीं लेट होना, इसने क्या लेट होना है, टी लेट होना है। तो x इज इक्वल टू ई एम टी एंड डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर ई एम टी। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। x इज इक्वल टू ई एम टी, तो इसका वन टाइम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये ई एम टी वैसे ही, और एम टी का डेरिवेटिव क्या होगा m, और t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, तो एम ई एम टी। जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू, तो देन क्या होगा यहाँ पे m वैसे ही, तो ई एम टी का डेरिवेटिव वही ई एम टी वैसे ही, और आगे एम टी का डेरिवेटिव m, तो ये m क्या हो जाएगा, m स्केयर ई एम टी। तो ये आपका जो है वो आंसर आएगा। आप सीधा भी लिख सकते हैं डी स्केयर ओवर डी टी की जगह m स्केयर, और यहाँ पे आप वैसे ही लिख देंगे w स्केयर या ओमेगा स्केयर, और ये x जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये एक्सिलरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। वहाँ पे जब हमने पहले पढ़े हैं ना तो x की जगह y होता था। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो m स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्केयर। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे तो ये m इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा स्केयर। इस माइनस की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा। तो ये कट जाएंगे जब, तो यहाँ पे m आ जाएगा, तो यहाँ पे है माइनस की जगह अयोटा आ जाएगा, और w स्केयर और स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा w। तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो हम यहाँ पे m1 और m2 यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे है आपके पास अल्फ़ा की कीमत कितनी है, 0 है, और बीटा की कीमत यहाँ पे कितनी है, ओमेगा है। तो जब आप केस 3 जो है वो अप्लाई करते हैं, ई अल्फ़ा एक्स C1 कोज बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा टी, तो ये आपके पास है। तो अल्फ़ा की कीमत यहाँ पे थी 0, तो 0 की वजह से यहाँ पे 0 e की पावर 0 1, और यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे बीटा क्या होगा, ओमेगा, क्योंकि ये बीटा की कीमत जो है वो ओमेगा है। तो आपके पास ये जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में पूछा गया है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपने क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। आपने ये वाला जो है ये आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन जो है वो गिवन होगा, और इस सॉल्यूशन की आपने अल्टरनेटिव फॉर्म बतानी है। और ये सॉल्यूशन है किसका, ये सॉल्यूशन था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये सॉल्यूशन था आपका, ठीक है जी। तो आपने क्या करना था, आपने इसकी अब अल्टरनेटिव फॉर्म लिखनी है। तो ये C1 को A साइन फाई कह देना है, C2 को A कोज फाई कह देना है,
एंड यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड आपने बताना है C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, और tan फाई इज इक्वल टू C1 ओवर C2। एंड देन आप इस सबसे पहले जो है वो C2 में उसने वैल्यू पुट की हुई है। चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अगर आप गौर करें ना इस पे, तो ये है आपके पास C2, तो C2 की कीमत है A cos फाई, तो ये A है और ये cos फाई है, और ये आपके पास साइन ओमेगा टी ये है आपके पास। देन उसने क्या किया हुआ, C1 की कीमत बाद में पुट की गया, वो है A साइन फाई। तो यहाँ पे उसने गलती से B लिखा हुआ है, ये B नहीं है, यहाँ पे A आता है, तो इसलिए A, और साइन फाई ये है साइन फाई, और ये कोज WT जो है ये आपके पास क्या है, कोज WT। तो आप इनमें से देखें A कॉमन आ जाएगा, A कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यही होता है, साइन अल्फ़ा कोज बीटा प्लस कोज अल्फ़ा साइन बीटा, ये आपके पास आपका फार्मूला है। तो ये जो है वो उसकी जो है वो फॉर्म है। इसमें A जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाई जो है वो फेज़ एंगल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है वो पेपर में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शो करवाता हूँ। तो यही वही जो हमने अभी समझा, ये वही क्वेश्चन है। राइट द सॉल्यूशन किसका, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सॉल्यूशन था, इसकी आपने अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो राइट करनी है। C1 को A साइन फाई, C2 को A कोस फाई, एंड A बताना है यहाँ पे C1 का स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, tan फाई इज इक्वल टू C1 ओवर C2। तो x ऑफ t यहाँ पे आपने वैसे ही जैसे मैंने उधर समझाया वो सारा लिख के यहाँ पे वो लिखना है। ये मैंने A और A ही लिखा है, वहाँ पे आपने B लिखा हुआ, तो ये मैंने आपको समझा दिया। यही जो है ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ये जो है पूरा क्वेश्चन आपको जो है वो समझाया, और ये पेपर में आपके आया भी हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास, नोट दैट दिस फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन of the equation of simple harmonic motion is very helpful because amplitude of free vibration becomes very obvious the time when the body cross equilibrium position। वो टाइम जब जिस्म जो है वो एक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करता है, आर गिवन बाय, तो एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 0, एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू 0, एंड डब्ल्यू टी प्लस फाई इज इक्वल टू एन पाई। तो एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। द नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे आपको बताई गई है। यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एम्पलीट्यूड के लिए कि वी नो डैट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिटन एज, तो ये उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म थी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ए जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को। और अगर वो फॉर्म दी हो C1 और C2 वाली, तो C1 का स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है आपके पास, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये फॉर्म आपने जहन में रखनी है क्योंकि इससे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने है कि x इज इक्वल टू 40 साइन 7t प्लस 4 इज, तो अगर आपको ये फॉर्म आती होगी x इज इक्वल टू a साइन WT प्लस फाई, तो अगर आप कंपेयर करें A की जगह पे क्या है 40 है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है 40 है। तो ये आपके पास C ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ वाइब्रेशन और अ साइकिल। वाइब्रेशन और साइकिल दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर वाइब्रेशन की डेफिनेशन आ जाए या अ साइकिल की डेफिनेशन आ जाए या दोनों लफ्ज़ लिखे हों अ वाइब्रेशन और अ साइकिल, क्या होता है, तो इन ट्रैवलिंग फ्रॉम x डिस्प्लेसमेंट a से x इज इक्वल टू माइनस ए सेक एंड देन बैक टू a, और वापस आप कहाँ पे आ जाएं a की तरफ। द वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल, या वो एक वाइब्रेशन आप कह सकते हैं उसने कंप्लीट किया है, या वन साइकिल उसने जो है वो क्या कंप्लीट किया है। तो ये आपके पास डिफाइन साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो ये आपके पास डेफिनेशन जो है ये आई हुई है, इन ट्रैवलिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू माइनस ए एंड देन बैक टू a, द वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स वन साइकिल या वन वाइब्रेशन। तो ये आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये डेफिनेशन थी, तो आप इसको जो है वो याद कीजिएगा। तो ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है जो पेपर में भी आई हुई है। अब हमारे पास जो है ना लेक्चर नंबर 22 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
फाइंड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपने ये जो है ना मार्क्स 5 का जो है ये क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपके पास है पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। ये मैं आपको सिंपल बता दूं, आपने पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना है। द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी इज periodic and it repeats its position after a specific time period t. We know that the distance of the mass at any time t is given by, तो ये आपने फार्मूला जो है वो याद किया हुआ पहले ही, x इज इक्वल टू a साइन इंटू ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ, ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कंफ्यूज होंगे, ये स्टेप मत कीजिएगा। आप सिर्फ इतना जानिए कि साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। तो आपने सिर्फ a लिखना है साइन डब्ल्यू टी प्लस 5 और आगे आपने साइन का पीरियड 2 पाई ऐड कर देना है। तो ये वाली लाइन जो है ये लिखी हुई है। तो बस फिर आपने क्या कर देना है, इसको जो है वो 2 पाई को ख़त्म करके फिर दोबारा वही लाइन आपने लिख देनी है, a साइन डब्ल्यू टी प्लस 5। तो देन आप ये बता दें, देयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ सस्पेंडेड बॉडी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द टाइम t एंड t प्लस 2 पाई ओवर w आर द सेम। तो फर्दर आप क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये जो आपके पास वैल्यू आई है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी आपने वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t इज़ गिवन बाय, तो आपने जो है वो इसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dt, यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dx ओवर dt इज़ इक्वल टू, ये a है वैसे ही, एंड साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो यहाँ पे हो जाएगा cos डब्ल्यू टी प्लस 5 और आगे आपने डेरिवेटिव लेना होता है एंगल का। तो एंगल है आपके पास डब्ल्यू टी प्लस 5। जब आप इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास t का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है, तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे w बचेगा प्लस 5 0, तो इसलिए w प्लस 0 क्या हो जाएगा w। तो इसलिए ये वाला w यहाँ पे जो है वो राइट किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो है, आप ये लाइन ना भी लिखें तो चलेगा, मगर ये लाइन है क्या, ये इसको एक दफ़ा जो है वो आप देख लें। ये जो लाइन है आपके पास, ये है ए डब्ल्यू कोज वैसे ही, यानी ओमेगा और डब्ल्यू भी आप कह सकते हैं। ये इसमें आप 2 पाई ऐड किया हुआ है और इन दोनों को इकट्ठा लिखा हुआ है W2 प्लस 2 पाई, और फिर W को कॉमन लिया हुआ है। तो अगर आप W को इनमें से कॉमन लेंगे ऐसे, तो W दोनों के साथ डिवाइड भी होगा, ओमेगा दोनों साथ डिवाइड भी होगा, तो ये T बच जाएगा यहाँ पे प्लस 2 पाई ओवर ओमेगा। तो इसलिए ये यहाँ पे T प्लस 2 पाई ओवर ओमेगा जो है वो लिखा हुआ है, एंड प्लस 5 अलग है। तो बात सिंपल सी ही है, A ओमेगा कोस फिर डब्ल्यू टी, अगर आप डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू टी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, एंड देन 2 पाई प्लस 5 ऐसे ही बन जाएगा। तो आपने इसको फिर दोबारा उसी फॉर्म में लिख देना है। फिर आपने वही बात बतानी है कि देयर फॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनआल्टर्ड, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। इफ़ टाइम जो है वो इंक्रीज्ड भी हो गया 2 पाई ओवर ओमेगा, हैंस द टाइम पीरियड ऑफ फ्री वाइब्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास ये थी जो हम पहले जानते हैं, इज गिवन बाय, तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा जो है ये आपका टाइम पीरियड है। मतलब यहाँ पे जो 2 पाई ओवर ओमेगा था और ये जो 2 पाई ओवर ओमेगा है, ये आपका क्या है, टाइम पीरियड है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी जो है वो पूछी जा सकती है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन साइकिल कंप्लीटेड इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द free vibrations denoted by f, since the cycle completed in time t is 1, therefore the number of cycles completed in a unit of time is 1 over t। तो इसलिए f इज इक्वल टू 1 ओवर t। अगर t जो है वो 2 पाई ओवर ओमेगा है, तो ये उल्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, ओमेगा ओवर 2 पाई, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है आपके पास, ओमेगा ओवर 2 पाई। ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है एक एग्जांपल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सॉल्व एंड इंटरप्रेट द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से क्या मुराद है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से मुराद ये है कि यहाँ पे भी ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो ये सेम हो अगर ये दोनों वैल्यूज़,
ये 0 और ये 0, तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है। अगर ये डिफरेंट हो तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है। तो आपके पास जो है वो इंटरप्रिटेशन में क्या है, आपने कंपेयरिंग करनी है इनिशियल कंडीशन की। तो ये आपके पास दो इनिशियल कंडीशन है, तो यही इनिशियल कंडीशन यहाँ पे जो है वो लिखी हुई हैं। तो वो कैसे आपने कंपेयर किया, इसको आपने x0 इज इक्वल टू अल्फा एंड x प्राइम 0 इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो अल्फ़ा की कीमत जो है वो 10 होगी और बीटा की कीमत जो है वो 0 होगी, आपके सामने है। तो इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा की कीमत 0 लिखी हुई है और बीटा की कीमत भी जो है वो 0 लिखी हुई है। दस द प्रॉब्लम इज इक्वलेंट टू पुलिंग द मास ऑन द स्प्रिंग 10 यूनिट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, होल्डिंग इफ देयर until time t is equal to 0 एंड देन रिलीजिंग द मास फ्रॉम रेस्ट। तो इससे जो है वो आपको ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है स्प्रिंग का मास जो है वो 10 यूनिट बिलो है द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और टाइम जो है वो 0 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी रेस्ट की हालत में, यानी साकन चीज़ है वो मोशन में नहीं है। तो देन जो है सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपल सी बात यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो राइट करनी है। ये आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये आप देख सकते हैं। देन जो है वो आपने क्या करना है, आपने वही इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे m स्क्वायर एंड देन प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो जब आप जो है ये इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं तो देन आप इसके जब रूट्स निकालते हैं तो m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या होगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू -16। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। जब ले लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे m और स्क्वायर रूट में माइनस है तो अयोटा आ जाता है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और यहाँ पे प्लस माइनस। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस -4 आयोटा। और हम जो है ये देखते हैं कि ये आपके पास कम्प्लेक्स रूट हैं, तो कम्प्लेक्स रूट का सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ई अल्फा एक्स इंटू C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। लेक्चर नंबर 16 में हमने जो है ये बात पढ़ी थी, केस नंबर 3। तो अल्फा जो है आपके पास 0 है और बीटा की कीमत यहाँ पे कितनी है 4 है। तो जब वो करेंगे तो यहाँ पे अल्फा की कीमत जब 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर 0 तो वो 1 होती है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देन C1 कोस बीटा यहाँ पे 4x और यहाँ पे 4x होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो इसलिए यहाँ पे अब क्या आएगा, x की जगह पे t आएगा। ये भी बात आपने याद रखनी है। तो पहले जब ये वाला फार्मूला था तो ये y इसलिए है क्योंकि जो है वो इक्वेशन में होता था dy ओवर dx। तो फिर ये वाली हम जो है फॉर्म पढ़ते थे कि y है तो वो y यहाँ पे होता था, और x है तो x यहाँ पे होता था। अगर आप अब बात करते हैं तो अब यहाँ पे x है y की जगह पे, तो इसलिए यहाँ पे x आ गया, एंड यहाँ पे t है तो इसलिए अब x की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो फार्मूला वही है, बस वेरिएबल्स का थोड़ा सा जो है वो फ़र्क है, ये आपने जहन में रखना है। देन आपके पास ये इनिशियल कंडीशन है, इसको ज़रा गौर करें। x की कीमत जो है वो आपके पास 10 है और t की कीमत जो है वो 0 है। यहाँ से आपको पता चलेगा, आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ये x है और x की कीमत 10 है, तो इसलिए हम जो है वो x की जगह पे यहाँ पे ये 10 पुट करेंगे। इज़ इक्वल टू C1 कोस 4t, ये t है और t की जगह हम 0 पुट करेंगे। यहाँ पे भी प्लस C2 साइन 4, यहाँ पे t है तो इसकी जगह भी हम 0 पुट करेंगे। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर आप ये गौर करें, ये आपके पास 10 है तो ये 10 इधर लिखा हुआ है आपके पास, C1 कोस 0 1 होता है, तो इसलिए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू C1 कोस 0 1 होता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये C1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ प्लस C2, और यहाँ पे साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ। तो ये जो है वो C2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, C1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो C1 इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। देन आपने क्या करना है कि सो डैट आपके पास ये जो है एक कंडीशन ज़रा आप गौर करें, ये इनिशियल कंडीशन थी फर्स्ट जो हमने अभी अप्लाई की, x ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 10। हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस थी, एक जो है वो आपके पास अगर आप गौर करें ये दो कंडीशन हैं, तो दोनों को मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है और ये आपके पास जो है ये सेकंड कंडीशन थी। तो अगर आप गौर करें ये वाली कंडीशन जो है वो x पे है,
तो इसलिए जो है वो ये यहाँ पे अप्लाई होगी इसके ऊपर, x ऑफ t के ऊपर, इसके ऊपर अप्लाई हुई। लेकिन अगर आप देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन जो कि ये है x प्राइम, तो ये x के डेरिवेटिव के ऊपर, इसका पहले आप डेरिवेटिव लेंगे, ये x यहाँ पे लिखा हुआ तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, तो ये कंडीशन है सेकंड। तो ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है x प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। इसलिए आप पहले जो है वो x ऑफ t का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद जो है वो आप कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो ये डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 10 है, तो मैं यहाँ पे लेके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। 10 cos 4t, cos 4t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 4t, एंड देन जो है वो 4t का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो वो आपके पास डेरिवेटिव कितना होता है, 4 होता है। देन ये प्लस का साइन है, ये आ जाएगा प्लस का साइन c2, एंड देन साइन 4t का डेरिवेटिव कितना होता है, cos 4t, एंड 4t का डेरिवेटिव कितना होगा, 4 होगा। एंड देन जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस यहाँ पे 10 और 4 कितना होगा, 40, एंड साइन 4t प्लस यहाँ पे 4 c2 cos 4t आ जाएगा। तो यही आपके पास ये जो है फॉर्म है। तो अब क्योंकि ये डेरिवेटिव जो है ये हासिल हो गया, अब इसके ऊपर जो है वो क्या अप्लाई होगी, अब इसके ऊपर जो है वो आपकी कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। तो ये जो है वो अगर आप देखें तो x की कीमत यहाँ पे 0 है और t की कीमत भी यहाँ पे 0 है, इसलिए x 0 और t 0। तो ये आप देख सकते हैं इस, क्योंकि dx ओवर dt यहाँ पे x प्राइम है इसलिए ये 0 होगा, इसलिए हमने जो है वो इसकी जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। माइनस 40, ये साइन 4t की जगह भी 0, प्लस 4c2 cos 4t की जगह भी 0 हम रख देंगे। तो जब आप 0 रखेंगे, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो जब आप देखते हैं cos 0 जो है वो क्या होता है, वो 1 होता है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देन जो है वो ये वाली टर्म तो जो है वो 0 होने की वजह से ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। पीछे क्या बचेगा आपके पास, 4c2 इज़ इक्वल टू 0। तो c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो c2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो हैंस द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज़, तो हमने c1 की वैल्यू जो है वो निकाली थी यहाँ पे 10, एंड c2 की वैल्यू निकली है 0। ये दोनों वैल्यू जो है वो हम अपने इस सोल्यूशन के अंदर जो है ये पुट कर देंगे, c1 की वैल्यू 10 एंड c2 की 0। तो जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, c1 की वैल्यू 10 थी एंड cos 4t, एंड प्लस c2 की वैल्यू 0 थी एंड sin 4t। तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, सिर्फ यही बचेगा 10 cos 4t। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 10 cos 4t। तो ये आपको जो है वो इनिशियल कंडीशन जो हैं या बाउंड्री कंडीशन जो हैं ये अप्लाई करनी आती हों। ये इन दोनों कंडीशंस में मैंने आपको बता दिया कि जब आप इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो देन आप जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं या कांस्टेंट्स होते हैं c1 c2, ये आपने क्या करने होते हैं, फाइंड करने होते हैं। नोट दैट यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है, द सॉल्यूशन शोज दैट वंस द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन it stays in motion with mass bouncing back and force with amplitude being 10 units। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 10 यूनिट्स है, क्योंकि ये इस फॉर्म में जो भी है वो लिखा जाता है कॉज वाली फॉर्म में, ए ओमेगा कोस डब्ल्यू टी प्लस 5। तो इसलिए ए से मुराद क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है, तो वो एम्पलीट्यूड कितना है, 10 यूनिट्स हैं। और अगर आप यहाँ से डब्ल्यू को देखते हैं, डब्ल्यू टी, तो टी के साथ क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो अगर आप फिर दोबारा उसी फॉर्म पे देखें तो ये टी के साथ क्या है आपके पास, ये टी के साथ डब्ल्यू है, या इसको हम ओमेगा भी जो है वो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें टी के साथ क्या है, 4 है, तो इसलिए ओमेगा इज़ इक्वल टू 4 है। देयर फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला क्या है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो यहाँ पे 2 पाई और ओमेगा कितना है, 4 है, तो ये 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 सेकंड। क्योंकि टाइम है तो यूनिट क्या इस्तेमाल होगा, सेकंड इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनल टर्म के जो है वो आगे लेक्चर बनाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो लाइक करें और कमेंट करें।
तो ये एग्जांपल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये पेपर में आई हुई है, तो इसको जो है वो मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। तो ये जो है वो एग्जांपल किस फॉर्म में जो है वो पेपर में आई हुई है ये मैं आपको जो है वो बताता हूँ, लेकिन पहले ये एग्जांपल जो है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, तो वो क्वेश्चन आप जो है वो पेपर में जैसे आया हुआ है तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि पेपर में क्या आया हुआ है। तो पेपर में जो है ये आपको बताया गया है कि मास वेइंग जो है वो 2 lbs है, स्ट्रेचेस आर स्प्रिंग 6 इंचेस at t is equal to 0 the mass is released from 0.8 inches below the equilibrium position, then an upward velocity of 4/3 feet per second. Determine the function xt that describe the subsequent free motion। तो ये आपने जो है ये फाइंड करना है। तो हम जो है वो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो देखते हैं। फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स विद इंजीनियरिंग सिस्टम वी मेक द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ। यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है W इज़ इक्वल टू 2 lbs, तो यहाँ पे ये गिवन है W इज़ इक्वल टू 2 lbs। देन जो है वो स्प्रिंग S जो है यहाँ पे स्ट्रेची स्प्रिंग S जो है वो 6 इंचज़ है, तो 6 इंचज़ है वो हाफ फीट के बराबर होता है, यानी 1/2 फुट के बराबर होता है, और 8 इंचज़ जो है वो 2/3 फीट के बराबर होता है। तो ये जो है ये आपने जहन में रखनी है ये दोनों बातें। तो ये जो है वो क्योंकि 1 फुट के अंदर जो है वो 12 इंचज़ होते हैं, तो अगर आप 6 इंचज़ की बात करते हैं तो वो हाफ है फुट का, अगर 8 इंचज़ की बात करते हैं तो वो 2/3 है। 2/3 क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर 1 फुट जो है ये है तो उसके आपने 8 इंचज़ करने हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये टोटल जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक है, 12 तक है। तो 8 जो है वो अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे हैं तो इधर 2 पार्ट हैं 8 तक, और ये टोटल जो है वो पार्ट कितने बन जाएंगे, अगर आप यहाँ पे देखें ये 4 तक 1 पार्ट, 4 से 8 तक सेकंड, एंड 8 से 12 तक थर्ड पार्ट, तो 8 तक 2 हैं और टोटल कितने हैं 3 पार्ट हैं, तो इसलिए 2/3 फुट जो है ये आपका जो है वो 8 इंचज़ जो है वो उसके इक्वल होगा। देन फर्दर वेट ऑफ द बॉडी इज़ गिवन टू बी, ये आपको पता चल गया 2 lbs। W इज़ इक्वल टू mg, m फाइंड करना है तो वो W/g। तो मैंने आपको बताया है कि g जो है यहाँ पे आपने किस में जो है वो फाइंड करना था, जब भी इस्तेमाल करना था g। यहाँ पे मैंने आपको बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि g आपने हमेशा जो है वो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में जो है वो हमेशा यूज़ करना है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम जो है वो जी को जो है वो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर में जो है वो यूज़ करेंगे, यानी 32। तो 2/32 जो है वो 1/16 स्लग्स जो है वो m है आपके पास। स्ट्रेचेस आप फ़िलहाल ये इस्तेमाल कर रहे हैं 6 इंचज़ वाली 1/2 फीट। तो इससे आप जो है वो f इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास फार्मूला है KS। F की कीमत यहाँ पे जो है वो W और F जो है वो A की वैल्यू होती है तो वो 2 है, तो यहाँ पे 2 इज़ इक्वल टू K। तो S की कीमत आपके पास 1/2 है, तो ये 1/2 है, तो K की कीमत यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो K की कीमत 4 आ जाएगी, तो ये आपने इक्वेशन जो है वो याद की हुई है। हैंस द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन md² x/dt² इज़ इक्वल टू -kx। तो m की वैल्यू जो है वो आपने जो है वो पुट करनी है और k की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपने पुट करनी है। लेकिन ये इक्वेशन आपने कैसे याद करनी है ये मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन, कि अगर आप ऊपर चलें तो यही हमने जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे कहा था मैंने आपको कि आपने याद करनी है कि ये इक्वेशन क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो ये आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है जो इस्तेमाल हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये आपने जो है वो जहन में रखनी है जब भी आपने उस क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी है। md² x/dt² इज़ इक्वल टू -kx। तो यही जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है आपने। ये हमने जो है वो राइट कर दी। अब हमारे पास m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, m की वैल्यू है 1/16। तो ये 1/16 लिखा, d² x/dt² वैसे ही -kx। तो -k की कीमत जो है वो है 4 है यहाँ पे, तो -4x हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है वो अगर इधर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हम 16 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे।
तो एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। 16 को हमने मल्टीप्लाई कर देना, देन ये 16 और 16 कैंसिल हो गए, तो डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र, तो यहाँ पे -64x, तो -64 उधर जाके क्या हो जाएगा, +64x हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है ये इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है ज़रा चलें अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ जी। ये आपके पास जो है ये क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो वही है कि यहाँ पे वेइंग जो है वो 2 lbs है, यानी W या F जो है वो कितना है, 2 lbs है। एंड देन जो है वो स्ट्रेचेज और स्प्रिंग 6 इंचज़ है, तो x इज़ इक्वल टू 6 इंचज़ है, जिसको हम 1/2 फीट कहते हैं। तो हमने जो है वो डिटरमाइन करना है द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम जो है वो हम जानते हैं m जब फाइंड करेंगे तो वो होता है W/g, तो 2/32 हमने जो है वो m निकाला था 1/16 स्लग्स। तो बाय हुक्स लॉ F इज़ इक्वल टू KS, K की कीमत हमने 4 निकाली थी। देन ये आपको पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है, m की कीमत आपने 1/16 रखी, K की -4, तो वही है 16 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, -64x इधर आ जाएगा, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी। तो यही जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आपने जो है वो इसको ऐसे ही जो है वो राइट करना है। नेक्स्ट पार्ट हम जो है वो देख लेते हैं। सिंस द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज़ 8 इंचज़, तो वो आपके पास हो जाएगा 2/3 फीट, मैंने आपको समझाया। और इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो आपको है यहाँ पे 4/3 फीट पर सेकंड। अब यहाँ पे जो है वो अपवर्ड वेलोसिटी जो है वो ऊपर को जा रही है, तो ये जो है वो इस वजह से यहाँ पे क्या है, अपवर्ड होने की वजह से वो क्या है, नेगेटिव जो है वो हम इंडिकेट ये कर रहा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट द इनिशियल वेलोसिटी इज़ गिवन इन द अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए जो है ये क्या है वो -4/3 फीट पर सेकंड है। द इनिशियल कंडीशन क्या बनेगी, x ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2/3 यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, एंड देन x प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -4/3 बनेगा। वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। ये हमारे पास जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो निकालेंगे। वही यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m² + 64 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा ±8 योटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा की कीमत 0 है और बीटा की कीमत जो है वो 8 है। तो यहाँ पे आप जो है वो 8 जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे हमने ऊपर जो है वो लेक्चर नंबर 16 केस नंबर 3 के मुताबिक जो है वो किया। अब इसमें हमने x ऑफ t में जो है वो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन जो है वो पुट करनी है, ये वाली, यानी x की कीमत रखनी है 2/3। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, x की कीमत हमने रखनी है 2/3 और यहाँ पे t की कीमत हमने कितनी रखनी है, 0 रखनी है। तो जब हम ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या x की कीमत क्या रखनी है, 2/3, और जब आप 0 रखेंगे तो cos 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये c1 आ जाएगा। और c2 जो है वो वैसे ही यहाँ पे sin 0 0 होता है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, तो c1 की कीमत आ जाएगी 2/3। देन c2 की वैल्यू जो है वो प्राइम में जो है वो x प्राइम ऑफ 0 पहले आप फाइंड करेंगे, x प्राइम मतलब इस x का आप 1 टाइम डेरिवेटिव लेंगे। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे थी वैल्यू, अगर आप देखें 2/3, तो चले मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेता हूँ। 2/3 cos का होता है -sin 8t, और 8t का डेरिवेटिव 8 प्लस c2, एंड साइन ऑफ t का क्या होगा, cos 8 ऑफ t एंड देन 8। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे 2 और 8 मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा, एंड देन माइनस ये वाला स्टार्ट में आ जाएगा, -16/3 हो जाएगा, एंड साइन 8t प्लस c2, और ये 8 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, 8c2 cos 8t। तो ये आपके पास हो जाएगा। और देन आप नेक्स्ट इनिशियल कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप गौर करें x प्राइम की कीमत जो है वो -4/3 है, तो इसलिए आप इसकी जगह -4/3 लिखेंगे और t की जगह 0। यहाँ पे sin 0 0 होता है, इसलिए ये पूरी टर्म जो है ये ख़त्म हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, प्लस 8c2, एंड cos 0 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -4/3 डिवाइडेड बाय 8,
एंड C2, तो यहाँ पे 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, तो ये -1/6 वैल्यू आ जाएगी C2 की। C1 और C2 की वैल्यू जो है वो इधर हम जो है वो पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू थी 2/3 एंड C2 की वैल्यू थी आपके पास -1/6, तो आपके पास ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि ये तो सोल्यूशन है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ये आपके पास सोल्यूशन है, आपने फाइंड कर लिया। अब इस सोल्यूशन को आपने जो है वो इस फॉर्म में जो है वो राइट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ लें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने जो है वो इस फॉर्म में जो है वो राइट करना है। तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन भी आपको पता है, ये गिवन दी होगी, और ये वाला सोल्यूशन भी आपको जो है वो पता होगा। देन द एम्पलीट्यूड आपने जो है वो इस फॉर्म में फाइंड करना है। तो ए आपको पता होना चाहिए, फाई पता होना चाहिए। तो ए जो है वो होता है C1 का स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे C1 की कीमत ये है 2/3 का स्क्वायर प्लस -1/6 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट जब आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देन आप जब साइन फाई जो है वो फाइंड करेंगे, वो क्या होता है साइन फाई, वो आपके पास होगा ये C1 ओवर ये वाली वैल्यू एंड देन C2 ओवर ये वाली वैल्यू। तो ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव है एंड लेस देन 0 मीन्स ये नेगेटिव है। तो tan फाई आपके पास कितना आ जाएगा -4 एंड देन जो है वो tan इनवर्स -4, यहाँ पे जो है वो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी -1.326 रेडियन। तो अब जो है अगर हम बात करते हैं कि ये tan कैसे फाइंड हुआ, तो tan फाई इज इक्वल टू -4 कैसे आया, क्योंकि हमने जो है वो tan फाई फाइंड करना था। तो tan बराबर होता है, tan फाई बराबर होता है साइन फाई ओवर cos फाई। तो ये थी कीमत 4/17 का स्क्वायर रूट, और ये -1/17 का स्क्वायर रूट। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 17 का स्क्वायर रूट और 17 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो -4 आंसर आ जाएगा। तो अब जो है वो साइन, क्योंकि यहाँ पे था आपके पास पॉजिटिव और कोस जो है वो क्या था नेगेटिव। अगर आप क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फाई मालूम करने के लिए आपको यहाँ से पाई से पीछे जाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो पाई -1.326, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.816 रेडियन। तो यहाँ पे फाई की कीमत आ गई। देन आपने उस फॉर्म में लिख दिया xt इज इक्वल टू a, ये वैल्यू a की थी, प्लस w, ये w की वैल्यू है 8। तो ये आपको पता चलेगी यहाँ से कि ये वैल्यू क्या थी, w की 8 थी। ये यहाँ से आपको पता चलेगी क्योंकि एंगल के साथ cos wt एंड साइन ओमेगा टी या WT वो कितना है आपके पास 8 है। तो इसलिए आपने यहाँ पे लिखा उसकी वैल्यू 8 एंड प्लस 5 आपके पास कितना है 1.816 आपने फाइंड किया। तो ये आप यहाँ पे राइट करेंगे, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ये पेपर में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से आएगा। हाँ, इसकी जर्नल फॉर्म जो आपको पहले मैंने बताई कि आपने इस फॉर्म में लिखना है, तो वो जर्नल फॉर्म ऊपर जो है वो शॉर्ट है, वो पेपर में आई भी हुई है, वो आपने तैयार करनी है। देन ये एग्जांपल भी उसी तरह है कि आपने जो है वो डिस्क्राइब करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, वही डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कंडीशन है। फाइंड द फर्स्ट वैल्यू फॉर टाइम फॉर विच मास पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन हेडिंग डाउनवर्ड। तो ये आप खुद जो है वो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ऊपर सारा कुछ डाटा दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है वो मशवरा दूंगा कि ये आप मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ये देख लें कि ये भी आपको गिवन दिया हो, ये भी आपको गिवन दिया गया हो, तो ये जो है आपने ये वाला फार्मूला जो है वो ये याद कर लेना है। तो W8 था, T यहाँ पे अगर हम T1 फाइंड करते हैं, देन T2 एंड देन T3 इज़ इक्वल टू 5 की वैल्यू भी आपको इससे गिवन होगी 1.816 है। एंड n जो है वो रोटेशन होगा, पहला चक्कर है तो यहाँ पे n 1 है, दूसरा है तो यहाँ पे 2 है, तीसरा है तो यहाँ पे 3 है। तो आप जो है वो इसको फाइंड कैसे करोगे कि ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 वो डिवाइड हो जाएगा, तो T1 आपके पास ये आ जाएगा, दैन T2 ये आ जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो जो है वो आपका जो मास है
वो क्या होता जाएगा, एक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता जाएगा। और फासला एंड पे क्या होगा कि वो जितना टाइम ज़्यादा होता जाएगा वो आके ज़मीन पे जो है वो आपका मास जो है वो जो भी था वो ज़मीन पे आके गिर जाएगा। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। मिसाल के तौर पर एक बाल है, अगर हम ऊपर इसको एक बुलंदी से जो है वो ज़मीन पे हमने फेंकना है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो वो गिर जाएगा कहाँ पे आके, ज़मीन पे आके। तो आपका जो है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो हेडिंग डाउनवर्ड फर्स्ट टाइम एट T2 इज़ इक्वल टू 0.558 सेकेंड जो है वो ये यहाँ पे बताया गया कि डाउनवर्ड जो है वो नीचे को आना जो है वो शुरू हो जाएगा T2 के ऊपर। तो यही बात बताई गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay tuned with Vakar Institute. Thank you.